जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइपोथेसिस पे ग्रोथ माउंट एजुकेशन। आई एम ध्रुव जानी। यह हमारा 5वां सेशन है, 5वां उपाख्यान है हमारे इस विश्व इतिहास की श्रृंखला में। और हम लोग इजिप्ट की सभ्यता के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं पिछले 2-3 लेक्चरों से। हमने कई पहलू देखे इजिप्ट की सभ्यता में। हमने इजिप्ट का राजतंत्र देखा, इजिप्ट का राजतंत्र के साथ साथ वहाँ का जो इतिहास है, राजकीय इतिहास है, उसकी बात की। राजकीय इतिहास के साथ वहाँ की जो सामाजिक स्थिति है, वहाँ का जो समाज है, वहाँ की जो वर्ण व्यवस्था है, उसकी बात की। उसके साथ साथ हमने वहाँ की आर्थिक परिस्थिति देखी। आर्थिक परिस्थिति के साथ हमने वहाँ की धार्मिक परिस्थिति देखी, और धार्मिक परिस्थिति में हमने थोड़ा विस्तृत से हमने वहाँ की देव सृष्टि को पढ़ा और उसको समझने का प्रयास किया। आज का जो यह उपाख्यान है, यह दरअसल 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर जो है फोकस करता है। और ये 2 बिंदु है। पहला जो बिंदु है वह है शिक्षण एवं साहित्य, शिक्षण व साहित्य। और जो दूसरा बिंदु है आज का वह रहेगा कला व स्थापत्य। सब चीज़ों की बात करेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है जानने के लिए, एज ए अवेयर नागरिक, एज अवेयर सिटीजन जानने के लिए, और हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से भी, सिविल सर्विस की दृष्टि से भी, और अन्य यूनिवर्सिटी एग्जामों की दृष्टि से भी जो महत्वपूर्ण तथ्य है आज इन 2 बिंदुओं के नीचे, उसकी हम चर्चा करेंगे और उसको जो है उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले हम लोग शिक्षण व साहित्य की बात करेंगे। वहाँ की जो शिक्षण प्रणाली है उसको जो है जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद वहाँ का जो साहित्य है उसका स्वभाव जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद कला और संस्कृति की बात करेंगे। दूसरे बिंदु में कला को हम थोड़ी देर भूल जाएंगे। पहले हम लोग बात करेंगे स्थापत्य की। क्लियर? उसके बाद स्थापत्य के बाद ही एकदम इमीडिएटली आफ्टर स्टडिंग आर्किटेक्चर वी विल गो ऑन टू द आर्ट सेक्शन। क्योंकि आप समझिए, इजिप्ट की जो स्थापत्य है वह स्थापत्य थोड़ी प्रभावक है। दूसरा प्रभावक इसलिए है क्योंकि बहुत कम कलाओं का इजिप्ट में स्वतंत्र रूप से विकास हुआ है। महत्तम अधिकांश जो कलाएं थी इजिप्ट की, वे दरअसल उसके स्थापत्य की पूरक के तौर पे विकसित हुई थी। क्लियर? तो अगर हम लोग शिल्प कला की बात करें फॉर एग्जांपल, तो शिल्प कला का स्वतंत्र विकास कभी भी नहीं हुआ इजिप्ट में। प्राचीन इजिप्ट में बाद में हुआ अन्य युगों में, मगर हम लोग जो प्राचीन इजिप्ट की बात कर रहे हैं तो वह समय में शिल्प कला का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। वह स्थापत्य कला को सजावट करने के लिए या अन्य स्थापत्य को सजाने के लिए यह जो कला है उसका प्रयोग होता था। ऐसे ही चित्रकला का भी कभी भी प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं हुआ। जो महाकाय स्थापत्य जो बनाते थे इजिप्तवासी, प्राचीन इजिप्तवासी, तो वह स्थापत्य को सजाने के लिए ही वह स्थापत्य की दीवारों पे यह चित्रकला का जो है वह एग्जीक्यूशन होता था। क्लियर? तो हम लोग पहले स्थापत्य की बात करेंगे, फिर स्थापत्य के साथ जो उसकी जो अन्य पूरक कलाएँ हैं, और पूरक कलाएँ और जो दूसरी अन्य कलाएँ हैं जैसे कि बुनाई की कलाएँ या आप कह लीजिए संगीत कला। क्लियर? तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, शुरू करते हैं हम शिक्षण और साहित्य से। थोड़ा महत्वपूर्ण यह जो भाग है हमारे यह इजिप्ट के आख्यान के दौरान, तो इसे हम थोड़ा गौर से पढ़ने का प्रयास करेंगे। दुनिया की अन्य संस्कृतियों की तरह इजिप्ट में भी शिक्षण का कार्य धर्मगुरु के द्वारा ही किया जाता था। अब शुरुआती कोई भी संस्कृति ले लो प्राचीन समय की, जो शिक्षण का जो कार्य था, द फंक्शन ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेजेस to the children was actually being executed by this clergy peoples। या अगर आप हिंदी में जो बोलना चाहे तो प्राचीन विश्व में अधिकांश सभ्यताओं में जो प्रशिक्षण का जो कार्य होता था वह कार्य दरअसल धर्मगुरुओं के द्वारा, धर्मगुरु के वर्ग के द्वारा किया जाता था। मुख्यतः उच्च कुटुंब के बच्चों को ही शिक्षण दिया जाता था। यह एक बहुत स्वाभाविक वस्तु थी हमारे प्राचीन विश्व में। ईच एंड एवरी वन वॉज नॉट अलाउड टू टेक एजुकेशन।
because it was actually calculated as a luxury. तो यही कारण की वजह से जो पछात वर्ग थे, जो गरीब वर्ग थे, वे जो है उसको वे वंचित रह जाते थे शिक्षा से, उसको शिक्षा प्राप्त करने को मिलती नहीं थी। प्रत्येक गिरजाघर के साथ एक विद्यालय जुड़ा हुआ था। हर एक गांव में जो बड़ा गिरजाघर रहता था, वह गिरजाघर के साथ एक उसका अपना ही एक जो है विद्यालय रहता था, जो कि बच्चों को या छात्रों को शिक्षण देने का काम करता था। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य राज्य के लिए लेखन कार्य करने वाले वर्ग को तैयार करना। यस, यह थोड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि तब जो समय था वह इट वॉज अ टू अर्ली पीरियड। अगर हम आज के दृष्टि से देखें तो बहुत वो अर्ली एज था, और उस अर्ली एज में शिक्षण का सिर्फ एक ही मकसद था कि राज्य के लिए वो अपनी सेवा जो है वो दे। तो पहले वो शिक्षित हो जाए, प्रशिक्षित हो जाए, और उसके बाद वह राज्य के लिए वो अपना काम करे, वो अपने जीवन में राज्य की सेवा करे। शिक्षक को जो थे वे निबंध लिखते थे विविध मुद्दों पर। यस, जो शिक्षक थे वे ऐसे राइटिंग का काम करते वह समय पे। तो हम लोग प्रोबेबली कह सकते हैं कि जो ऐसे राइटिंग जो था, पूरा का पूरा जो ऐसा राइटिंग है, उसकी जो हिस्ट्री है, उसका जो एमर्जेंस है, वह हम इजिप्ट में ट्रेस कर सकते हैं। क्लियर? तो आप इजिप्ट की सभ्यता को अगर थोड़ी करीब से देखें, अगर थोड़ी डिटेल्ड फॉर्म में देखें, तो यह सभ्यता ने विश्व को कई ऐसी चीज़ें दी है जो कि सर्वप्रथम बार इजिप्ट में उसका उपयोग हुआ हो, उसका आविष्कार हुआ हो। और यह जो निबंध है वह उनमें से प्रोबेबली संभवतः एक रहेगा। क्लियर? तो यह इजिप्ट की सभ्यता है। आगे अगर हम देखें, देखिए, लेखन में अक्षर के सुधार के लिए सुलेखन पोथी, कॉपीराइटिंग, बुक। तो कॉपीराइटिंग बुक की जो भेंट है वो भी इजिप्ट के द्वारा विश्व को मिली है, ऐसा हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। प्रोबेबली मेडन टाइम यूज, संभवतः यह जो सुलेखन पोथी है उसका जो उपयोग है वह संभवतः विश्व में प्रथम बार हुआ है। विद्यार्थियों को शिक्षण समाप्त करने के बाद राज्य में ही नौकरी करनी पड़ती थी, अन्य कोई जो है उसके पास ऑप्शंस नहीं थे। यहाँ के शिक्षण केंद्र में गणित, वाणिज्य, इतिहास, खगोलशास्त्र, नीतिशास्त्र, राज्य वहीवट यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो कुल मिला के 5, 6, 7 जो विषय थे वह विषयों पर ज्ञान दिया जाता था, ज्ञान इम्पार्ट किया जाता था। इजिप्ट में कई सारे ऐसे भी विषय हैं जो जिन विषयों से वहाँ के जो लोग थे वे परिचित नहीं थे, मगर अधिकांश विषयों के साथ उन लोगों का परिचय हो चुका था। वह विषय में धीरे धीरे वे लोग पारंगत हो रहे थे, वे लोग माहिर हो रहे थे। देखिए, अब अगर आगे हम बात करें तो साधनों की बात आती है कि वे लोग जो शिक्षण साहित्य का जो काम था वो कौन कौन से साधन से वे लोग करते थे। क्योंकि आज के समय मैंने आपको अभी बताया कि इट वॉज अ वेरी टू अर्ली एज, यह बहुत जो है वह प्राचीन समय था, बहुत अर्ली समय था। तो उस समय साधनों की कमी थी, कोई नया आविष्कार नहीं थे, कोई नया डेवलपमेंट नहीं था, कोई नया अपग्रेडेशन नहीं था, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं थी। क्लियर? तो उस समय वे लोग कौन सी वस्तुओं का इस्तेमाल करके अपना जो कार्य है वह करते थे, वह जानना हमारे लिए थोड़ा ज़रूरी होता है। यहाँ के छात्र लेखन कार्य में कागज़ का उपयोग करते थे। कागज़ का उपयोग, पेपर इज़ एक्चुअली ए गिफ्ट ऑफ इजिप्ट टू द वर्ल्ड। क्लियर? इजिप्ट के द्वारा कागज़ की भेंट जो है पूरे विश्व को दी गई है। ये भी मेड इन यूज़ में जब बोलूँ तो आपको ऐसा समझ लेना है कि इट्स अ वेरी फर्स्ट टाइम यूज़ ऑन द एंटायर कंट्री या ऑन द एंटायर वर्ल्ड। यह कागज़ पेपिरस वनस्पति से बनाया जाता था। आप यह जो फोटोग्राफ्स देख रहे हैं दोनों, यह पेपिरस वेजिटेशन के है, और दिस वाज द वेजिटेशन विच वाज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्स्ट पेपर, या इनिशियली इट वाज यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर।
ये आप देख सकते हैं पेपिरस, यह वनस्पति में से कागज बनाने का जो विज्ञान था, जो प्रक्रिया थी, यह प्रक्रिया से परिचित इजिप्ट के लोग हो चुके थे, प्राचीन इजिप्ट के। मिस्रवासियों ने विश्व को सर्वप्रथम बार कागज की भेंट दी, वो हमने बात कर ली। दे गिफ्टेड वर्ल्ड पेपर, जिस पेपर ने आज हमारी जो एकेडमिक जो फैसिलिटीज़ है वह प्रोवाइड करता है, वह एकेडमिक जो हमारा है वह एकदम अच्छा कर दिया जिस पेपर ने, वह पेपर दरअसल हमें इजिप्ट वालों ने भेंट में दिया है। वे लोग शाही बनाना भी जानते थे, तो ये भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम इन्वेंटेड हालांकि यह जो शाही थी वह नेचुरल कलर से बनी थी, कोई उसमें केमिकल नहीं था, इट वॉज प्योर ऑर्गेनिक। तो भी यह जो सर्वप्रथम बार उन लोगों ने बनाई, यह एक बहुत बड़ी बात हम मान सकते हैं। लिखने के लिए वे लोग दंडी यानी कि स्टेम, जो डाली होती है वृक्ष की, छोटी छोटी जो डंडी होती है उसे स्टेम कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करता था। उसको इंक में डुबोया जाता था और फिर यह पेपिरस से बनाए हुए कागज के ऊपर लिखा जाता था। और आश्चर्य की बात यह है कि यह कागज़ जो इन लोगों ने बनाया उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि आज भी वे वैसे ही ताज़े और वैसे ही नए लगते हैं, वैसे ही उसके ऊपर जो चमकाट होता है उसके बाह्य आवरण के ऊपर, वो आज भी ऐसा है। ये तो दिस वाज द क्वालिटी विच वाज मेड बाय द एंशिएंट इजिप्शियंस। देखिए, अब हमारे पास लिपि है। हमने साधन की बात की कि वे लोग पेपिरस से कागज़ बनाते थे, कागज़ भी वे लोग बनाने वाले पहले थे पूरे विश्व में। उसके बाद वे लोग शाही भी बनाते थे, इंक भी बनाते थे, दो इट वाज हर्बल, इट वाज ऑर्गेनिक, बट दे वर द फर्स्ट वन टू मेक दैट, दे वर द फर्स्ट वन टू मेक एटम। क्लियर? तो वे लोग प्रथम थे। उसके बाद हमने देखा कि वह कागज़ जो था उसकी गुणवत्ता कैसी थी, बहुत बढ़िया गुणवत्ता का जो कागज़ था वे लोग बना सकते थे। अब हम लोग बात करेंगे कि लिपि की, कि वे लोग जो भाषा यूज़ करते थे, वे लोग जो भाषा उपयोग में लेते थे, वह भाषा दरअसल कौन सी थी, किसी प्रकार की उसकी जो लेखन शैली थी वह थी, उसकी चर्चा हम करेंगे। देखिए, शुरुआत में चित्रलिपि का उपयोग होता था, यस, पिक्टोग्राफी जिसे हम बोल सकते हैं। देखिए, यह बात हमें याद रखनी है कि अल्फ़ाबेट्स का जो आविष्कार हुआ, अल्फ़ाबेट्स का जो इनोवेशन हुआ, इसका जो एमर्जेंस हुआ, उसके पहले हम लोग कम्युनिकेशन के लिए यह पिक्टोग्राफी का इस्तेमाल करते थे, यह चित्रलिपि का इस्तेमाल करते थे। अल्फ़ाबेट की जगह छोटे छोटे चित्र बनाए जाते थे और यह चित्रों के द्वारा जो कोई भी मैसेज हो, जो कोई भी संदेश हो, उसको एक्सप्रेस किया जा सकता था। देखिए, एक हमारे पास यहाँ फोटोग्राफ है, मैं आपके लिए थोड़ी वह फोटोग्राफ बड़ी करना चाहता हूँ तो आपको थोड़ी बेहतर रहेगी दिखने में। वीर नामक एक पोर्टल है, हमें वहाँ से यह जो फ़ोटो है वह प्राप्त हुई है। देखिए, इसमें आपको पिक्चर नज़र आएंगे। यहाँ बर्ड खड़ा है, उसके बाद यहाँ पर भी कोई आपको मनुष्य जैसा कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है, ऐसा आपको दृश्यमान हो रहा है। क्लियर? यहाँ अन्य औजारों की चित्र बनाई गई है, ये सब औजार है। क्लियर? तो ऐसी चित्रलिपियों का प्राचीन इतिहास में उपयोग होता था कम्युनिकेशन के लिए, एक्सप्रेशन के लिए। फिर धीरे धीरे अल्फ़ाबेट का आविष्कार हुआ और धीरे धीरे भाषाएं जो है वे एकदम सरल बनती गई। नेक्स्ट, धार्मिक लेखनों के उपयोग में हायरोग्राफिक, यह बहुत महत्वपूर्ण है। हायरोग्राफिक लिपि उसे हम कह सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल इजिप्ट में धार्मिक लेखनों के लिए होता था, धार्मिक साहित्य के लिए, धार्मिक ग्रंथों के लेखन के लिए। यह लिपि को पढ़ना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए इजिप्ट वासियों ने ग्रीक लिपि को अपना लिया। यस, यह जो लिपि थी दरअसल बहुत विशाल लिपि थी और संभवतः इसमें 1000 चिन्ह थे। और जो छात्र हो, जो यह लिपि का, यह भाषा का अभ्यास कर रहा हो, उसको कम से कम
500 चिन्ह तो याद रखने ही पड़ते थे। क्लियर? तो कुल मिला के इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। यह बहुत कठोर भाषा थी और इसी की वजह से ही धीरे धीरे ग्रीक लोगों का आगमन हुआ और इसी की वजह से ही मिस्रवासियों ने अपनी जो लिपि थी, यह हायरोग्लिफिक नामक जो लिपि थी, उसको इन लोगों ने छोड़ दिया और जो ग्रीक वासियों की जो लिपि थी, यह लिपि मिस्रवासियों ने अपना ली। उसके बाद मूलभूत प्राचीन लिपियाँ दाईं से बाईं और लिखी जाती है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, विच मीन्स आज के दिन हम लोग भारत में लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। क्लियर? मगर यह जो लिपि है, यह दरअसल राइट से स्टार्ट होगी लेफ्ट तक, फिर से राइट से स्टार्ट होगी लेफ्ट तक, फिर से राइट से स्टार्ट होगी लेफ्ट तक। क्लियर? इट साउंड्स स्ट्रेंज, मगर कई लिपियाँ ऐसी है जो राइट से लेफ्ट तक लिखी जाती है। एक उसमें हम लोग पर्शियन लैंग्वेज का जो है जिक्र कर सकते हैं, अरेबिक का जिक्र कर सकते हैं। तो ये जो सारी लैंग्वेजेस है, यह राइट से शुरू होती है और लेफ्ट तक चलती है। क्लियर? इनफैक्ट जो हमारे सिंधु सभ्यता में जो लिपि हमें हमने पाई है, क्लियर, ड्यूरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सकावेशंस, दो इट इज़ नॉट हैव बीन डेसिफर्ड होल राइट नाउ। हालांकि यह लिपि का जो उकेल है वह अभी पाइपलाइन में है, इट्स इन ए प्रोसेस। मगर यह जो लिपि है, यह स्कॉलर्स लोग जो थे, वे लोग इतना कंक्लूजन निकाल पाए हैं कि यह जो लिपि थी सिंधु संस्कृति की, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे नोट कीजिएगा, यह राइट से लेफ्ट तो लिखी जाती थी मगर सर्पाकार में लिखी जाती थी, लाइक दिस वन, विच मीन्स फर्स्ट लाइन विल स्टार्ट फ्रॉम राइट, will end on left, second line will start from left, will end on right, third line will start from right, will end on left, fourth line from left to right, this way. क्लियर? आज के समय जो हम लोग लैंग्वेजेस का जो हमारा फॉर्म देख रहे हैं, वो हाईली अपग्रेडेड देख रहे हैं, हाईली इजी देख रहे हैं। शुरुआती जो भाषा थी, भाषा का जो डेवलपमेंट का जो फेज़ था, वह एक्चुअली इट वाज अ वेरी हार्ड, और शुरुआती भाषा तो बहुत ही कठोर थी समझने के लिए, उसको उकेलने के लिए। देखिए, यह लिपि दरअसल ईसा पूर्व 700 तक चली। समझ सकते होंगे कितनी प्राचीन है यह। ईसा पूर्व 700 तक यह जो लिपि थी, इसका प्रचलन रहा। धीरे धीरे उसके बाद यह जो लिपि है, वह लिपि धीरे धीरे अदृश्य होती गई। इसका जो प्रभाव है वह धीरे धीरे दिन प्रतिदिन कम होता गया। देखिए, यह जो हीरोग्राफिक लिपि है, उसका एक पिक्चर हमारे पास है, हालांकि मैं इसे सेंटर में नहीं ला पा रहा हूँ। देखिए, दिस इज़ द होल स्क्रिप्ट, आप देख सकते हो। इसमें हमें बर्ड दृश्यमान हो रहा है। देखिए यह, क्लियर? यह देखिए, ये बीच में थोड़ा फ्लैग जैसा हमें दिख रहा है, यहाँ विंडोज दिख रही है, क्लियर, और एक मोर जैसा पक्षी दिख रहा है, क्लियर। तो दिस इज अ हीरोग्राफिक स्क्रिप्ट, और यही स्क्रिप्ट का यूज़ करके इजिप्तवासी जो थे, वे अपना धार्मिक जो ग्रंथ थे, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, वे लिखते थे, क्लियर। धीरे धीरे फिर जैसे हमने बात की कि यह लिपि थी जो ये उन लोगों को भी डिफ़िकल्ट थोड़ी पड़ रही थी, तो ये लोगों ने धीरे धीरे इसका जो उपयोग है वह शून्य कर दिया, और इन लोगों ने जो ग्रीक लोगों की जो लिपि थी वह रिलेटिवली तुलनात्मक दृष्टि से थोड़ी आसान थी, यह लिपि को उन लोगों ने अपना लिया। देखिए, अब अगर हम आगे साहित्य की बात करें तो एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो साहित्य है वह साहित्य कई विषयों पर लिखा गया है, मगर इजिप्ट में दर्शन साहित्य जो है उसकी गैरहाजिरी है, वह हमें कहीं दिख नहीं रहा है।
जिसका मतलब कि जो शिष्ट साहित्य हो, तो तत्वज्ञान की भी थोड़ी बात हुई है, थोड़ी बहुत बात हुई है, ऐसा नहीं है कि 100% नहीं हुई है, मगर जो डेवलपमेंट जो दार्शनिक लिटरेचर में होना चाहिए था वह हमें इजिप्ट के संदर्भ में दिख नहीं रहा है। अलग अलग भाषाओं पर कई प्रकार के जो ग्रंथ थे, कई प्रकार के जो साहित्य थे वे लिखे गए हैं, जैसे कि खगोल शास्त्र हो, जैसे कि चिकित्सा विज्ञान हो। क्लियर? तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन लोगों के साहित्य में जो शिष्ट साहित्य था वह एकदम उसका जो विकास है वह एकदम धीमा हुआ है, एकदम कम हुआ है। और दूसरी बात, मुख्यतः इजिप्ट का जो साहित्य है यह पद्य का साहित्य कहलाता है, विच मीन्स इट्स अ लिटरेचर ऑफ पोएट्री। गद्य जो ग्रंथ है, गद्य पैटर्न में जो ग्रंथ लिखे जाते हैं वह बहुत कम मिले हैं इजिप्ट में से। अधिकांश जो साहित्य हमें मिला है वह दरअसल पद्य में रचित है। प्राचीन इजिप्ट के मुख्यतः साहित्य की रचना पद्य में हुई है, विच मीन्स पोएम्स। कविताओं की अलग अलग पंक्तियों में अनुप्रास और समानता हमें दिखाई देती है, विच मीन्स राइमिंग्स। तो कहने का मतलब यह है कि थोड़ी उच्च क्वालिटी की कविताएं हैं, अच्छी कविताएं हैं। इजिप्ट के साहित्य में ताल का बहुत बड़ा महत्व है, ताल। क्लियर? विच मीन्स यहाँ थोड़ा बहुत म्यूजिक भी होगा, जिसका जिक्र हम लोग आगे के उसके संगीत कला के पार्ट में करेंगे। मुख्यतः धार्मिक साहित्य 5th और 6th राजवंश के दौरान पिरामिडों की भित्तों पर लिखा गया। बहुत महत्वपूर्ण बात है यह, जिसे पिरामिड टेक्स्ट कहा जाता है। और अगर हम यह राजा की बात करें तो यह प्रोबेबली तुतनखामुन सेकंड ने शुरुआत करवाई थी। पिरामिड की भित्तों के ऊपर जो चित्र किए जाते थे, जो लखान लिखे जाता था, जो लेखन कार्य होता था पिरामिडों की भित्तों के ऊपर, उसकी बात यहाँ इन लोगों ने की है। उसके बाद इख्नातोन ने भी यह जो लेखन कार्य था उसको बढ़ावा दिया, उसको प्रोत्साहन दिया, और उसके समय में भी इसकी वृद्धि हुई पूरे लेखन कार्य की। उसके बाद अगर आगे बात करें तो धार्मिक साहित्य के अलावा इजिप्ट में वार्ता, जासूसी कथा, भूत की वार्ता, राजकुमारों की प्रेम कथा, राजा रानी की कथा इत्यादि का समावेश होता है। विच मीन्स कई प्रकार का जो साहित्य था धार्मिक दृष्टि से, धार्मिक साहित्य में उसका जो सर्जन है वह होने लगा बुद्धिजीवियों के द्वारा। देखिए, यह हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स है, टोटल 4 फोटोग्राफ्स हैं यहाँ, और दिस इज़ द फर्स्ट, दिस इज़ सेकंड, दिस इज़ थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ। क्लियर? आप लोग देख सकते हैं एकदम क्लियरली कि कैसे पिरामिड के जो स्ट्रक्चर है, वे स्ट्रक्चरों के अंदर, वे स्थापत्यों के अंदर यह जो लखान है, यह जो लेखन कार्य है वह किए गए हैं। देखिए, फर्स्ट फोटो देखिए, यह पूरा लेखन कार्य है। यह फोटो थोड़ा बड़ा है, मगर मैंने यह छोटे फोटो से उसको ओवरलैप कर दिया है ताकि हमको सब जो फोटो है वह एक ही फ्रेम में दिख सके। ठीक है? तो दिस इज ऑल टेक्स्ट, यह सब टेक्स्ट है। आप लोग गूगल में पिरामिड टेक्स्ट फाइंड करोगे तो आपको एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट मिलेगी, और मैं भी चाहता हूँ कि आप उसको देखें और वह वस्तु की आप भी थोड़ी बहुत मज़ा लें। देखिए, यह दूसरा है, ये भी इंटीरियर का ही जो है हमारे पास फोटोग्राफ है, और इसमें भी हमें टेक्स्ट देखने को मिलते हैं। हालांकि थोड़ा ब्लर इमेज है थोड़ी, मगर मैं आपको एट द एंड ऑफ दिस फ्रेम मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखाऊंगा, तो आपको जो है वह क्लियरली दिखेगा। थर्ड फ्रेम थोड़ी छोटी है, मगर इजिप्ट की दीवार की है। यह इतनी स्क्वायर फ्रेम है, और उसमें भी हमें यह जो लेखन कार्य है, और मेनली हेरोग्राफिक जो स्क्रिप्ट है उसमें ही लेखन कार्य हमें देखने को मिल रहा है। क्लियर? और दिस इज द फोर्थ फोटो। देखिए, यह पूरा का पूरा जो है
अंदरूनी जो कक्ष है पूरे पिरामिड का, उसको भर दिया गया है लेखन कार्य से। क्लियर। और उसकी शुरुआत जो है यह तुतनखेमुन 4 के समय से हुई है, यह हमें याद रखना है। उसके बाद हम बात करें तो समय के चलते प्राचीन धार्मिक साहित्य बिन सांप्रदायिक बन गया। यस, शुरुआती जो यह पूरा का पूरा साहित्य था वह सांप्रदायिक था। मगर समय के चलते यह जो पूरा का पूरा साहित्य है वह सेक्युलर हो गया, बिन सांप्रदायिक हो गया। उसके बाद इजिप्ट के साहित्य में प्रणय कथाएं भी देखने को मिलती है, विच मीन्स लव स्टोरीज। उसके बाद महाकाव्य और नाटक के सिवा सब स्वरूप के साहित्य हमें इजिप्ट के साहित्य में से मिलते हैं। क्लियर। महाकाव्य और नाटक ये दो महत्व के साहित्य प्रकार है, साहित्य रूप है, जिसकी गैरहाजिरी है इजिप्ट के साहित्य में। तो यह एक बात थोड़ी नोंदनीय है। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कहें तो हमारे पास 2 विश्व के बड़े से बड़े महाकाव्य है और फ्यू थाउजेंड्स ऑफ हमारे पास नाटक्स है, यानी कि ड्रामाज है, अलग अलग कवियों के, अलग अलग प्रदेशों के। मगर यह जो पर्टिकुलर जो स्वरूप है साहित्य का, नाटक और महाकाव्य, विच मीन्स एपिक्स एंड ड्रामा, दे आर एब्सेंट इन द इजिप्शियन सिविलाइजेशन। मगर हमें यह बात एक ध्यान में रखनी होगी कि इतने अर्ली समय में इतने साहित्य का जो एमर्जेंस है, इतने साहित्य का जो सर्जन है, वही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्लियर। ये तो छोड़ो, भले ही गैरहाजिर है, मगर हमें इजिप्ट के साहित्य से हमें गुण लेने हैं कि इतने अर्ली एजेस में ये लोग जो थे वे लोग कुछ अपवादों को छोड़कर सारा जो साहित्य था उसका सृजन करने लगे थे। उसके बाद यहाँ के साहित्य में व्यावहारिक दस्तावेज, कानूनी दस्तावेज, ऐतिहासिक वृत्तांत, नोंद, जादू के पत्र इत्यादि चीज़ें जो है वह समाहित है। क्लियर। तो इतनी सारी हमारे पास मिसलिनियस लिटरेरी जो है एसेट्स आई है इजिप्ट के कल्चर की, जिसमें इन सब चीज़ों का समावेशन होता है। फॉर्मल जो है दस्तावेज है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स की बात की है, लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात की है, हिस्टोरिकल जो बुक्स है उसकी भी बात की है, नोंद की भी बात की है, और उसके साथ साथ जादुओं की भी बात यहाँ इजिप्ट के साहित्य में हुई है। इन लोगों के द्वारा यह सब चीज़ों का सर्जन हुआ है। देखिए आगे अगर हम देखें तो मिस्र में ऐतिहासिक युग के विकास के साथ गणित का भी व्यापक प्रमाण में विकास हुआ, मैथमेटिक्स। इसका भी जो विकास है यह बहुत प्रमाण में हुआ, और इस बात का जो पता है वह हमें चलता है वहाँ के स्थापत्य से। वहाँ की जो स्थापत्य की जो इन लोगों की जो कारीगरी थी वह बेनमून थी। तो विदाउट एनी डाउट हमें यह मानना होगा कि यहाँ की जो प्रजा थी उसका जो गणित था वह एकदम अच्छी कक्षा का था। उसके बाद पिरामिडों का बांधकाम गणित ज्ञान के ऊपर ही आधारित था, जिसकी बात हमने की। उसके बाद इजिप्ट में भूमिति ज्ञान का भी विकास हुआ था। यह थोड़ी महत्वपूर्ण बात है। ज्योमेट्री का जो विकास है वह इजिप्ट में अर्ली एजेस में हो गया था। इनफैक्ट ज्योमेट्री इज़ अ गिफ्ट ऑफ इजिप्ट टू द एंटायर वर्ल्ड। यह जो भूमिति ज्ञान है, भूमिति ज्ञान की जो भेंट है वह दरअसल पूरे विश्व को इजिप्ट ने दी है। इजिप्ट के गणित में ज़ीरो गैरहाजिर था, देयर वाज नो ज़ीरो। क्लियर। ज़ीरो जो था वह गैरहाजिर था। दूसरी बात, ज्योमेट्री से वे लोग चतुर्भुज यानी कि स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल एक्सेट्रा, यह सब चीज़ों का जो एरिया है यह ढूंढ सकते थे भूमिति की मदद से। इतना एडवांस्ड जो था उन लोगों का ज्योमेट्री था। क्लियर। और जैसे कि मैंने बताया कि जो ज्योमेट्री हमें मिली है वह दरअसल इजिप्ट के द्वारा ही हमें दी गई है, उसकी बदौलत ही हमें मिली है।
उसके बाद इजिप्ट की प्रजा पदार्थ विज्ञान यानी कि फिजिक्स और रसायन विज्ञान से परिचित नहीं थी, यह हमें याद रखना है। क्लियर। दो महत्वपूर्ण जो विषय थे, यह लोग इन विषयों से परिचित नहीं थे, जिसमें केमिस्ट्री का समावेश होता है और उसके साथ साथ फिजिक्स का यानी कि भौतिक विज्ञान यानी कि पदार्थ विज्ञान का भी समावेश होता है। इजिप्ट के लोगों ने खगोल विद्या का गहन अभ्यास किया। यस। और जैसे ही हमने हमारे अगले उपाख्यानों में जिक्र किया था कि यहाँ जो खगोल अभ्यास की जो प्रक्रिया है वह दरअसल वहाँ के धर्मगुरुओं के द्वारा जो है की जाती थी, और ये लोग खगोल शास्त्र में बहुत ही आगे रहे थे। इजिप्ट की प्रजा ने हमें 365 दिन के पंचांग की भेंट की। 365 दिन के पंचांग की भेंट की। दरअसल वहाँ जो पंचांग चल रहा था उसमें वर्ष के अंत में 6 घंटों का घाटा आता था, मगर यह जो भूल के साथ यह जो पंचांग है वह चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। मगर ईसा पूर्व 48 में अलेक्जेंड्रिया, आई होप आपको मालूम होगा, जिसकी चर्चा हमने की थी जब हम इजिप्ट के राजकीय इतिहास की बात कर रहे थे, तब जब ईसा पूर्व 322 में सिकंदर ने जब आधिपत्य जमाया इजिप्ट के ऊपर, तब नाइल के एकदम जो डेल्टा रीजन था नाइल का, उसके एकदम करीब, कैरो से भी एकदम करीब है यह नगर, आज भी है, आज भी हयात है। तो यह नगर की स्थापना की थी। क्लियर। और इसी नगर का एक खगोलवेता, एक एस्ट्रोनॉमर, जिसका नाम था जूलियस सीजर, वह एस्ट्रोनॉमर ने यह भूल को ठीक किया और एक नया कैलेंडर इजिप्ट की प्रजा को भेंट में दिया। जूलियस सीजर, यह वही जूलियस सीजर है जो कि रोमन सम्राट था, रोमन एम्परर, जिसने क्लियोपेत्रा के साथ शादी की थी और जिसका सीजरियन नामक एक पुत्र था, जिसकी चर्चा भी हमने इजिप्ट के राजकीय इतिहास के जो इतिहास का जो उपाख्यान था उसमें हमने बात की थी। क्लियर। तो वह एम्परर वह सम्राट होने के साथ साथ वह एक खगोलवेता भी था उच्च कक्षा का, और यही खगोलवेता ने ईसा पूर्व 48 में यह जो भूल चली आ रही थी 6 घंटों के घाटे की वर्ष के अंत में, उसको ठीक किया और इजिप्ट वासियों को एक नया कैलेंडर भेंट में दिया। उसके बाद मिस्र में तबीबी विज्ञान का खूब विकास हुआ। तबीबी विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में डॉक्टरी कह सकते हैं। विश्व की प्राचीनतम तबीबी विज्ञान का लेख ईसा पूर्व 1600 का इजिप्ट से हमें मिला है, तो प्रोबेबली इट वाज द फर्स्ट वाइट पेपर। देखिए, वाइट पेपर यानी कि हम वहाँ कलर कोडिंग की बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी जो संशोधन युक्त जो पत्र हो, रिसर्च डॉक्यूमेंट हो, उसे हम वाइट पेपर कह सकते हैं। तो दिस वाज द प्रोबेबली फर्स्ट वाइट पेपर ऑफ डॉक्टरी साइंस या मेडिकल साइंस। और देखिए, यह तबीबी विज्ञान का जो लेख था ईसा पूर्व 1600 का, वह बहुत महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण इसीलिए था क्योंकि पहला तो था ही विश्व में, मगर उसके साथ साथ यह लेख में 48 प्रकार के रोगों की बात की गई थी, और उसके साथ साथ शल्य चिकित्सा की भी बात की गई थी, विच मीन्स ऑपरेशन। तो इसी की वजह से यह जो लेख है यह बहुत महत्वपूर्ण होता गया, और यह रोग में मेरुदंड का सही होना, एनीमिया जिसे हम खून की कमी बोल सकते हैं, पथरी यानी कि किडनी स्टोन, उसकी बात की गई थी, अपेंडिक्स की बात की गई थी इतने वर्षों पहले।
तो आप लोग समझ सकते होंगे कि यह लोगों का जो रिसर्च था और यह लोगों का जो वृद्धि थी, इन लोगों की बौद्धिक वृद्धि और बौद्धिक विकास, वह एक अलग स्तर का था और बहुत ही जो है झड़पी ये लोग लग रहे थे और बहुत ही गति से ये लोग जो है विकास की ओर आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद ईसा पूर्व 1850 के एक तबीबी लेख में गर्भनिरोधक उपचारों का उल्लेख किया गया है। आप लोग समझ सकते होंगे कि यह हम 21वीं सदी में है और यह जो बात हो रही है वह हो रही है 1850 BC की। क्लियर? तो यहाँ से पहले तो हमें 0 तक जाना होगा और 0 से फिर से 1850 तक, એટલે ऑलमोस्ट 4000 ईयर्स, 3800 ईयर्स पहले की बात ऑलमोस्ट हम कर रहे हैं। और तब के तबीबी लेख में गर्भ निरोधक उपचारों की बात की गई थी, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव टूल्स। तो ये इन लोगों का क्लास था, ये इन लोगों की बौद्धिक वृद्धि थी, बौद्धिक क्षमता थी। देखिए, अगर हम उसके बाद का जो बिंदु है उसकी बात करें तो मिस्र के अनेक उपचार आज के यूरोप में उपयोग में लिए जाते हैं। यानी कि यह जो बिंदु है उसका सिंपली कहना है कि आज के यूरोप की जो मेडिसिन साइंस है वह साइंस के ऊपर इजिप्ट के मेडिकल साइंस का पूर्ण रूप से प्रभाव आज भी मौजूद है। देखिए, यह पूरा का पूरा घटना चक्र है आपके सामने कि कैसे यूरोपियन प्रांत में इजिप्ट का प्रभाव जो है वह पहुंचा। देखिए, मिस्र से यह जो प्रभाव था वह ग्रीक में गया। ग्रीक के ऊपर रोमन साम्राज्य ने जो है अपना आधिपत्य जमाया सिकंदर के बाद के वर्षों में, और रोम से अपनी जो हेरिटेज ली वह थे यूरोपियंस। तो कितने ऐसे रिवाज है, कितने ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनका इस्तेमाल जो है वह प्राचीन समय में मिस्र के लोग करते थे और आज के समय में यह यूरोपियन प्रजा के द्वारा होते थे। क्लियर? तो यह पूरी घटना चक्र है, यह हमें याद रहनी होगी। मिस्र से ग्रीक में गया, ग्रीक से गया रोम में, और रोम में से यह जो उसकी जो विरासत थी रोम की, यह पूरी की पूरी आई यूरोपियन प्रदेश में, यूरोपियन जो है वह कॉन्टिनेंट में। मिस्र के लोग सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूक थे। पब्लिक हेल्थ की बात कही गई है, पब्लिक हेल्थ। तत्वज्ञान का विकास इजिप्ट के लोगों ने किया था। तत्वज्ञान विच मीन्स फिलोसॉफी। तो कुल मिला के हम लोग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इतनी अर्ली एजेस में इतने साहित्यों का जो है सर्जन होना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और हमने देखा कि नंबर ऑफ ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम लिस्ट बना सकते हैं जो कि इजिप्ट के द्वारा पूरे विश्व को भेंट दी गई है। पहला जो आविष्कार है वह इजिप्ट में हुआ हो। अब जो हमारा अगला बिंदु है वह बिंदु दरअसल कला व स्थापत्य का है, और जिसमें मैंने बोला कि हम लोग पहले स्थापत्य को देखेंगे, कला उसके बाद हम लोग थोड़ी चर्चा उसके बारे में कर लेंगे, क्योंकि स्थापत्य जो है वह मेन है और जो कला है वह दरअसल सप्लीमेंट्री है। ये तो इसी की वजह से ही हम लोग जो शुरुआती जो बात है वह स्थापत्य के बारे में करेंगे, और कला जो है वह अपने आप उसकी बात साथ में होती रहेगी। देखिए, अगर हम इजिप्ट के स्थापत्य की बात करें तो मुख्य रूप से हमें 3 बिंदुओं की बात करनी होगी इजिप्ट के पूरे स्थापत्य में, और यह 3 बिंदुओं को हम लोग जो है वह अच्छी तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे
पहला रहेगा पिरामिड, दूसरा जो है वह रहेगा घर, और जो तीसरा है वह रहेगा गिरजाघर। तीन चीज़ों का जो बांधकाम है यह मुख्य रूप से हुआ है इजिप्ट वासियों के द्वारा, और यह तीन चीज़ों में से जो महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण, वो हमें सबको मालूम है कि वह है पिरामिड। क्लियर? पिरामिड इजिप्ट के एकदम जो है सर्वोत्तम प्रभावशाली और सर्वोत्तम महत्वपूर्ण स्थापत्य में इसका समावेशन होता है। इसके पीछे इजिप्ट वासियों की जो मान्यता है वो भी इसके पीछे थोड़ी बहुत जिम्मेदार है, और मान्यता के साथ साथ वे लोगों का जो वर्ताव है वो भी इसके पीछे थोड़ी मान्यता के साथ साथ इन लोगों का जो वर्ताव है वह मान्यता के तरफ वो भी थोड़ा जिम्मेदार पीछे है, ऐसा हमें लगता है। तीनों को एक करके देखेंगे, जो विशेष बात हो उसकी भी चर्चा करेंगे, मगर हम लोग शुरुआत जो है वह करेंगे पिरामिड से। पिरामिड से शुरुआत करने से पहले हम लोग थोड़ा यह इंट्रोडक्टरी जो हमारा जो पोर्शन है कला स्थापत्य का वह देख ले, उसके बाद हम लोग पिरामिड की ओर आगे बढ़ते हैं। इजिप्ट की स्थापत्य कला अद्भुत है, यह हमें पता है, और यह जो अद्भुतता है उसका जो बल है वह पिरामिड है। उसके बाद इजिप्ट की स्थापत्य कला सुंदरता व भव्यता की दृष्टि से भी विश्वविख्यात है। इजिप्ट की प्रजा निवास स्थान के बांधकाम के लिए ईंटों का प्रयोग करती थी, यह महत्वपूर्ण है। और यहाँ दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो ईंटों का प्रयोग है वह सामान्य नागरिकों के लिए था। जो अमीर उमराव थे वे लोगों के जो घर थे वे पत्थर के बनाए जाते थे। यह बात हमें ध्यान रखनी होगी कि ईंटों के घर जो थे वे एकदम सामान्य मनुष्यों के लिए थे, मगर धर्मगुरु और अन्य उमराव अमीरों के लिए जो घर निर्माण था वह पत्थरों की दीवारों से होता था, नहीं कि ईंटों की दीवारों से। फिर समय के चलते धीरे धीरे सबके लिए, सबका जो घर थे सामान्य मनुष्यों के और अन्य जो है अमीर लोगों के, सबके घर जो थे वे धीरे धीरे पत्थर से बनने लगे। क्लियर? मगर इनिशियली ईंटों से बनते थे, और जो अमीर लोग थे उनके घर पत्थर से बनाए जाते थे। उसके बाद इजिप्ट के लोगों की मान्यता अनुसार घर या महल जीवन के लिए मर्यादित थे, परंतु कब्रें जो होती थी वह अमरत्व का, यहाँ हम अमरत्व भी कह सकते हैं, का किला मानी जाती थी, जिसे हम लोग इमोर्टल कह सकते हैं, या एटर्निटी भी हम लोग कह सकते हैं, अविनाशी भी कह सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इन लोगों की जो मान्यता थी वह कितनी अजीब थी, अजीब के साथ साथ कितनी जो है व्यापक थी। क्लियर? वे लोग ऐसा मानते थे, मगर अब देखिए इतने अर्ली समय में ये लोग रह रहे थे, फिर भी इन लोगों की जो मान्यता थी वह कितनी अजीब थी। अजीब तो थी ही, मगर अजीब के साथ साथ यह बढ़िया थी, और बढ़िया इसलिए थी क्योंकि इन लोगों की जो मान्यता है वह सच है। इन लोगों की जो मान्यता थी वह एकदम 100% सच थी। यहाँ की जो भौतिक सुख है यह पूरे लोक में, यह मृत्यु लोक में, यह यहाँ तक सीमित है। क्लियर? और किसी भी मनुष्य को यहाँ से एक दिन यह सब छोड़ के जाना है, इन लोगों को पता था इतने अर्ली एजेस में। तो यह छोटी छोटी बातों से हम लोग इन लोगों की जो बौद्धिक क्षमता है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, और तभी हमें पता चलता है कि वे लोग कई गुना हमसे होशियार थे, हमसे बौद्धिक जो है, हमसे तुलनात्मक रूप से बौद्धिक दृष्टि से वे लोग कई गुने विकसित थे, ऐसा हमें मालूम पड़ता है।
और बहुत अच्छी बात इन लोगों की थी, मान्यता की, बहुत सच्ची थी और सच्ची के साथ साथ अच्छी भी थी। और इसीलिए वे लोग अपने घरों का जो कद है वे लोग एकदम सामान्य रखते थे, मगर अपनी जो कब्रें थी उसका जो कद है वह असामान्य रखते थे, क्योंकि वे लोग ऐसा ही मानते थे कि जो कब्र है वही हमारे लिए जो है लाइफ टाइम हमारे लिए हमारा घर रहेगा, जो हमें कभी छोड़ना नहीं पड़ेगा। दिस वॉज क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंशिएंट इजिप्शियंस। दैट्स वाई the sizes of house were remained normal, but the sizes of their graves were growing day by day. उसके बाद थर्ड राजवंश के राज्य के दौरान ईंटों का जो स्थान है वह पत्थर ने लिया। जैसे कि हमने बात की, धीरे धीरे अपग्रेडेशन हो गया, मगर शुरुआती समय में ईंटों का उपयोग है वह व्यापक होता था। और यहाँ भी तुतनखेमोन द्वितीय के द्वारा यह जो पत्थर का उपयोग है वह शुरू करवाया गया था। ऐसा इतिहासकारों को, ऐसा इजिप्शियोलॉजिस्ट को संशोधनों के बाद, काफ़ी संशोधनों के बाद ऐसा प्रतीत होता है। समय के चलते यह मस्तबा का रूपांतर पिरामिड में हो गया। यह दरअसल में है, देखिए मस्तबा एक बहुत ही अच्छा स्थापत्य है, बहुत ही शुरुआती समय का स्थापत्य है, शुरुआती काल का। और हमने जो हमारे अगले लेक्चर में जो हमने स्टेप पिरामिड की बात की थी, जो कि प्रोबेबली इट वाज अ वेरी मेडन पिरामिड ऑन द अर्थ, क्लियर, वह स्टेप पिरामिड जो था यह दरअसल मस्तबा के डिज़ाइन से एकदम इन्फ्लुएंस्ड था, उसके डिज़ाइन के ऊपर बेस्ड था। और धीरे धीरे स्टेप पिरामिड में से भी आज के समय जो हम लोग एकदम स्टैंडर्ड पूर्ण विकसित 100% डेवलप्ड जो पिरामिड देख रहे हैं वह दरअसल मस्तबा से होके स्टेप पिरामिड तक आए, और स्टेप पिरामिड से होके आज के जो स्टैंडर्ड पिरामिड है वहाँ तक की उसकी जो इवॉल्विंग प्रोसेस है वह रही है। देखिए मस्तबा को अगर हम थोड़ा डिस्क्रिप्टिव देखें तो कुछ नहीं होता था। एक जो है मिट्टी से बना हुआ होता था। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज मेड अप ऑफ सैंड और ए क्ले, और सपोज दिस इज लैंड, तो इसके ऊपर ऐसा कुछ बनता था। इसके नीचे कब्र भी आ गई, क्लियर है। उसमें लकड़ी का कॉफिन रखा जाता था और कॉफिन में मृतदेह रखा जाता था। मृतदेह के बाजू में जीवन जरूरी चीज़ें रखी जाती थी, खाने पीने की चीज़ें, पानी, शराब। अगर कोई मृतक को कोई अन्य चीज़ें पसंद हो, उसके पसंद के आभूषण, उसके पसंद के कोई प्राणी हो तो वो भी रखे जाते थे। अगर वो योद्धा हो तो हथियार रखे जाते थे, क्लियर। तो धीरे धीरे यह मस्तबा में से धीरे धीरे स्टेप पिरामिड जो है क्लियर, तो यह जो फॉर्मेट था यह मस्तबा था, और यह जो फॉर्मेट है यह है स्टेप पिरामिड। और यहाँ से ही बिना स्टेप का जो पिरामिड है उसका निर्माण जो है वह शुरू धीरे धीरे होता गया। दिस वाज द होल प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ पिरामिड्स, क्लियर। तो हमें याद रखना है मस्तबा की डिज़ाइन से स्टेप पिरामिड जो है वो इन्फ्लुएंस हुआ, और स्टेप पिरामिड की डिज़ाइन से आज के जो स्टैंडर्ड पिरामिड्स है उसका जो है वह रूप जो है वह हमारे सामने आ गया। देखिए एक मान्यता ऐसी थी इजिप्ट में, वो मान्यता दरअसल मरणोपरांत थी, मरने के बाद के जीवन के साथ जुड़ी हुई थी। और यहाँ के जो लोग थे वे लोग ऐसा मानते थे कि अगर कब्र में अगर मृतदेह को बचाए रखना हो, मृतदेह को जो है उसको सड़ने नहीं देना हो, तो उसके साथ कुछ जीवन जरूरी चीज़ें जो है वह रखी जाती थी। जितनी जीवन जरूरी चीज़ें बड़ी रखी जाए, जितनी ज़्यादा रखी जाए उतना अच्छा रहेगा। तो इसी चक्कर में
यह जो पिरामिड थे उसकी जो साइज़ थी वह धीरे धीरे बहुत बढ़ती गई और आखिरी में तो बहुत विकराल स्वरूप यह पूरे स्थापत्य ने धारण कर लिया। क्लियर। तो यह पूरी मान्यता के इर्द गिर्द ही यह पूरी दफन क्रिया होती थी और यह मान्यता यह थी कि हमने अगले हमारे लेक्चरों में जिक्र किया था कि वह जो 6 आध्यात्मिक होते हैं मानव शरीर के, बा, कु, आत्मा, छाया। क्लियर। तो इन लोगों को अगर हमें संभाले रखना है तो हमें जो जीवन जरूरी चीज़ें हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी कब्र में, और कहीं ना कहीं इसी की वजह से ही कब्र में इन सब चीज़ों को रखा जाता था। अधिकांश रूप से पिरामिड में 2 कक्ष होते थे। क्लियर। एक में शब रहता था मृत आदमी का और दूसरे में जीवन जरूरी चीज़ें रहती थी। और जब हमने शुरुआत में ही पिरामिड की बात की, इजिप्ट के उपाख्यान की शुरुआत में ही जब हमने पिरामिड की बात की दूसरे तीसरे उपाख्यान में, तो हमने तभी बात की थी कि जनरली पिरामिड जो थे वह राजाओं की कब्रें थी। सामान्य लोगों की जो कब्रें थी वे पिरामिड नहीं थी, वे सिंपल कब्रें थी, छोटी वाली जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है वह। मगर जो राजा थे या राज कुटुंब के कोई व्यक्ति थे, उन लोगों की मृत्यु पर उन लोगों के पिरामिड से बनाए जाते थे। वो बड़े महाकाय स्थापत्य होते थे। ये तो यह सब जो पिरामिड है, हम जो जिन पिरामिडों को जानते हैं, फॉर एग्जांपल स्टेप पिरामिड ले लो या खुफू का पिरामिड ले लो या गीज़ा पिरामिड ले लो, तो यह सब पिरामिड राजाओं के ही जो है राजाओं की ही कब्रें होती थी या राजा के कुटुंबीजनों की कब्रें मुख्यतः रहती थी। उसके बाद स्टेप पिरामिड का विकास तीसरे राजवंश के दौरान हुआ। तीसरे राजवंश के दौरान, जिसका महापराक्रमी राजा जोसेर, किंग जोसेर, जिसने अपने स्थपति को, अपने सलाहकार स्थपति को, इमोटेप को ऑर्डर दिया था कि भाई आप अच्छे वाला पिरामिड का निर्माण करो, और इमोटेप ने यह स्टेप पिरामिड का निर्माण किया था। तो तीसरे राजवंश से यह बात शुरू हुई। 18वें राजवंश से पिरामिड बनाने की जो प्रथा है वह बंद हो गई। 18th राजवंश, यह थोड़ा महत्वपूर्ण हमारे लिए जानना। टोटल 26 थे पूरे राज्य के इतिहास में, 1 से 26, और 1 से जो 6 थे वे थे प्राचीन काल में या पिरामिड में, 7 से 17 जो थे वे थे सामंत में, और 18 से 26 जो थे, 18 से 26 वे एक्चुअली थे साम्राज्य युग में। क्लियर। तो पिरामिडों का जो निर्माण है यह दरअसल यहाँ से शुरू हुआ, प्रथम, दूसरे, तीसरे राजवंश से शुरू हुआ और 18th राजवंश तक वह चला, फिर वह बंद हो गया, यानी कि 17th तक चला, 18 से वह बंद रह गया। मैंने आपके लिए एक मस्तबा का जो है फोटो रखा है। यस, देखिए, दिस आर द 2 डिफरेंट फोटोग्राफ्स। नीचे वाला जो है वह थोड़ा नज़दीक से है, वाइल ऊपर वाला जो है वह थोड़ा दूर से है। देखिए, एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है, रेत का बना हुआ है, रेत का बना हुआ। क्लियर। यहाँ पत्थर का यूज हमें दिख रहा है, ऊपर वाला जो है वह है रेत का बना हुआ, नीचे वाला जो है वह उसमें हमें पत्थर दिख रहा है। क्लियर। तो दिस वाज अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, इट वाज अ वेरी सिंपल आर्किटेक्चर, और धीरे धीरे इसमें से जो है आज के जो हमारा जो स्टैंडर्ड पिरामिड है उसका जो आकार है, उसका जो शेप है वह पूर्ण विकसित हुआ, वह फुली डेवलप्ड हुआ। देखिए, अब अगर घर निर्माण की बात करें, पिरामिड की बात हमने कर ली, अब घर निर्माण की बात करें तो घर का जो निर्माण है वह सूर्य की गर्मी न लगे इस तरह किया जाता था। विच मीन्स कि तब उस समय भी ये लोग जो थे, यह जो कला है वे जानते थे, बांधकाम की जो कला है वे, और वे उससे परिचित थे। मुख्यतः घर मिट्टी के बनाए जाते थे, घरों के निर्माण में ईंटों का उपयोग होता था, मगर ईंटों, मैंने जैसे आपको बोला कि सामान्य वर्ग के लिए उम्र और उमराव के जो घर थे वे घर दरअसल पत्थरों से बनते थे। घर का ढांचा स्तंभ के ऊपर खड़ा था,
सब ईंटों का कद एक ही रहता था। यस, એટલે यूनिफॉर्मिटी इन शेप। यूनिफॉर्मिटी इन शेप कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है आज के दिन, मगर इतने अर्ली एजेस में यूनिफॉर्मिटी इन शेप जो है वह अवश्य एक आश्चर्यजनक बात हमारे लिए रहती है। उसके बाद घर जो थे वे मुख्यतः एक मंजिला थे, नीचे से चौड़े और ऊपर से पतले थे। क्लियर, ऐसा कुछ जो है हम लोगों का जो बांधकाम है वह रहता था। उसके बाद इजिप्ट की जो स्थापत्य कला है उसमें तोरण थोड़ा महत्वपूर्ण थे, विच मीन्स आर्क। और कई पिरामिडों के जो समूह होते थे, पिरामिड कॉम्प्लेक्स, वह कॉम्प्लेक्स में यह जो तोरण थे उसका प्रयोग होता था फॉर डेकोरेटिव। और ये जो तोरण थे वे भी अपने आप में ही बहुत डेकोरेटिव पीस बने रहते थे, क्योंकि यह तोरणों की जो दीवारें थी वह दीवारों के ऊपर ये लोग भास्करीय कला करते थे, ये लोग चित्रकला करते थे। आगे हम बात करें तो आगे हम अब गिरजाघर की बात करेंगे, गिरजाघर के निर्माण की, और कैसा निर्माण था वहाँ का उसकी बात करेंगे। देखिए, इजिप्ट के लोग पहाड़ों को कुतर के गिरजाघरों का निर्माण करते थे। यस, पहाड़ों की खुदाई करके उसमें जगह बना के अपने लिए गिरजाघरों का निर्माण करते थे। इजिप्ट में दो प्रकार के गिरजाघरों का निर्माण होता था, एक तो स्थानिक देवों के लिए और दूसरे थे मृत राजाओं के लिए। क्लियर, मेनली दो प्रकार के गिरजाघरों का निर्माण होता था, और उसमें से जो पहले गिरजाघर थे ये गिरजाघर थोड़े जो है एक्टिव रहते थे, और यहाँ ही धर्मगुरुओं का जो है रहठान रहता था। यहाँ के गिरजाघरों की रचना सादगीपूर्ण थी, एकदम सिंपल थे। नीचे थोड़ी ब्लूप्रिंट मैंने देने की आपको प्रयास किया है कि आपको याद रखने के लिए थोड़ा सरल हो जाए। देखिए, 4 भागों में हम लोग पहले तो यह पूरा जो गिरजाघर है उसको विभाजित कर सकते हैं। पहला जो भाग है वो है बाहर का चौराहा, विच मीन्स आउटर कोर्टयार्ड, जो सामान्य जनता के लिए था। अंदर का चौराहा, विच मीन्स इंटीरियर कोर्टयार्ड, जो कि महत्व के व्यक्तियों के लिए था। उसे हम सभाखंड भी कह सकते हैं हमारे मंदिर के स्थापत्य शैली की दृष्टि से, सभा मंडप। तीसरा जो भाग है वह है प्रवेश खंड, और चौथा जो भाग है वह है गर्भगृह, जो कि गर्भगृह में जो महत्व के देव थे वह देवों का जो आसन है, सिंहासन है, वह यही गर्भगृह में रहता था। क्लियर, तो पिरामिड्स वर एक्चुअली ए सिंपल आर्किटेक्चरल मोन्यूमेंट्स बट with having a very mammoth sizes। देखिए, यह हमारे पास एक नक्शा है, और प्रोबेबली यह स्टेप पिरामिड है। आप देख सकते हो इसमें यह एंट्रेंस है, यहाँ से भी अंदर आ सकते हैं। यह जो है वह बाहर का चौराहा है, बाहर का चौराहा, विच मीन्स आउटर कोर्टयार्ड। यह प्रवेश द्वार है। यह जो आपको दिख रहा है दिस इज अंदर का चौराहा, और यह इसके नीचे रहेगा गर्भगृह। तो दिस वॉज अ वेरी सिंपल डिज़ाइन बाई विच पिरामिड्स वर मेड, बट जैसे कि हमने बात की कि इसकी जो साइज़ थी वही मैमोथ थी, उसका जो अंदर का जो मैप था वह एकदम सिंपल था। समय के चलते एक समकोण चतुर्भुज तालाब, स्क्वायर लेक का भी निर्माण होने लगा। पहले अकेला पिरामिड बनता था, अब धीरे धीरे पिरामिड के साथ साथ एक छोटा सा चतुर्भुज तालाब भी बनने लगा। ऐसा हम लोग भारत के स्थापत्य में भी देख सकते हैं। कई मंदिर
निर्माण शैली जो भारत में है उनके तहत ऐसा जो पानी का जो कुंड है वह मंदिर के समीप में बनाया जाता है। ये तो कुछ ऐसा ही इजिप्ट में भी पिरामिड के पास में शुरू हुआ। दूसरे प्रकार के गिरजाघर जो थे वह राजा का मृतदेह रखने के लिए बनाए जाते थे, तो विच मीन्स दे वर ऑलमोस्ट ए पिरामिड। उसके बाद इजिप्ट के देवालयों में कीर्ति मंदिर नोंदपात्र थे। यस, यह थोड़ा महत्वपूर्ण है। कीर्ति मंदिर, दरअसल कीर्ति मंदिर जो थे वे एक्चुअली कॉम्प्लेक्स थे। कॉम्प्लेक्स यानी कि नॉट जटिल, मगर समूह जो मंदिर होते हैं वह समूह मंदिर थे। कई सारे देवों के मंदिर यह समूह में आते थे। बीच में जो मुख्य स्थानिक देव था इजिप्ट का, अमोन देव, उसका मंदिर रहता था। आजू बाजू में कई सारे अन्य छोटे छोटे देवों के छोटे छोटे मंदिर जो थे वे रहते थे। तो इसका जो प्रमाण है इजिप्ट में वह कई ज़्यादा था। कई जगहों पर हमें कीर्ति मंदिर के जो अवशेष है वह प्राप्त हुए हैं। देखिए, इजिप्ट का जो सर्वोत्तम कीर्ति मंदिर है वह एनेख्बी प्रथम नामक एक राजा था जिसने बनाया था, और यह जो जगह थी वह थी एपिक्डोस नामक जगह थी। वहाँ एनेख्बी प्रथम नामक राजा ने एक बहुत बड़ा जो कीर्ति मंदिर था उसका निर्माण करवाया था, ऐसा हमें उल्लेख मिलता है। देखिए, अब जो स्थापत्य में जो तीनों घटकों की बात थी वह तीनों घटकों की बात हमने की। हमने इजिप्ट का पिरामिड निर्माण देखा, हमने इजिप्ट का घर निर्माण देखा, और हमने उसके साथ इजिप्ट का जो गिरजानगर का जो निर्माण था वो भी देखा। अब हम लोग शिल्प कला की बात करेंगे, जिसका जो विकास है वह स्थापत्य की एक पूरक कला के रूप में हुआ था, नहीं कि एक स्वतंत्र रूप में। जैसे मैंने आपको यह उपाख्यान के शुरुआत में ही बताया कि यहाँ की जो ऐसी शिल्पकला थी, चित्रकला थी इत्यादि, ये कलाएँ जो थी यह कलाएँ दरअसल स्थापत्य के लिए बनाई गई थी। स्थापत्य को सुशोभन देने के लिए बनाई गई थी, स्थापत्य को सुशोभित करने के लिए बनाई गई थी, नहीं कि इन कलाओं का जो विकास है वह स्वतंत्र हुआ था। देखिए, इजिप्ट की शिल्पकला स्थापत्य कला के साथ बंधी हुई थी। यस, स्वतंत्र कला जो थी उसका विकास इजिप्ट में हमें दिख नहीं रहा है, जैसा विकास हम लोग भारत में देख सकते हैं। गुप्ता पीरियड के समय जो मूर्ति निर्माण, जो शिल्प निर्माण का जो कार्य था वह अपनी पराकाष्ठा के ऊपर था। तो यह बात हम लोग इजिप्ट में ढूंढ नहीं सकते। उसके बाद शिल्पों का उपयोग स्थापत्य की सजावट के लिए होता था। स्थापत्य की सजावट के लिए स्थापत्य हो, उसकी दीवार हो, दीवार के ऊपर कोई शिल्प बना दे तो वह दीवार जो है वह सुशोभित हो जाएगी। शिल्पकला धर्म से प्रेरित थी। यस, दूसरा कोई विषय नहीं था, मुख्य विषय धर्म ही था, और उसके ऊपर ही अलग अलग देव देवियों के शिल्प बनाए जाते थे। शुरुआती शिल्पकला जो थी वह मिट्टी और पत्थर से की जाती थी, या मिट्टी या पत्थर के ऊपर की जाती थी, यह थोड़ा उचित रहेगा। और बाद की जो शिल्पकला है वह काले लंबे ग्रेनाइट पत्थरों के ऊपर की जाती थी। उसके बाद प्रतिमा तैयार करने के लिए ये लोग चूने के पत्थरों का उपयोग करते थे। चूने का पत्थर, लाइमस्टोन, चूने के पत्थरों के अलावा लकड़ी और धातु का भी उपयोग वे लोग करते थे। लकड़ी और धातु, धीरे धीरे जैसे जैसे ये लोग इन सब चीज वस्तुओं से परिचित होते गए तो ये लोग इन चीज वस्तुओं का उपयोग भी धीरे धीरे अलग अलग कार्यों में करने लगे, अलग अलग उद्देश्यों से। मुख्यतः शिल्प मनुष्य के आकार व पशु पक्षी के आकार के बनाए जाते थे। यस, मनुष्य के आकार या पशु पक्षी के आकार के बनाए जाते थे मुख्यतः जो शिल्प थे, क्योंकि वहाँ जो राजा था वह राजा भी मनुष्य ही था। तो कोई राजा का जो पोर्ट्रेट बनाना हो, कोई शिल्प बनाना हो, तो वह कोई मनुष्य का ही बनाना पड़ेगा जो वहाँ का राजा है, वहाँ का देव है। क्लियर? तो इसी की वजह से भले ही धार्मिक शिल्पकला का विकास हुआ हो, मगर धार्मिक में भी मानव शिल्प जो थे वे बनाए जाते थे, क्योंकि वहाँ देव ही मानव थे। तो धार्मिक शिल्प में उन लोगों का समावेशन एक बहुत स्वाभाविक बात है। उसके बाद कीमती धातुओं से इजिप्ट की कब्रें समृद्ध थी। यस, कीमती धातुओं से इजिप्ट की जो कब्रें थी वह समृद्ध थी। इजिप्ट की प्रजा हाथी दांत
के उपयोग के लिए जानी जाती थी, आइवोरी। प्रोबेबली हाथी दांत का जो उपयोग है वो भी हो सकता है इजिप्ट की दी हुई भेंट हो हम विश्व को। पत्थर के शिल्प बनाने की शुरुआत फर्स्ट राजवंश से हुई ऐसा माना जाता है। फर्स्ट राजवंश जो कि मिनिस का था। हमने देखा था, आपको अगर याद हो तो, जो कि इजिप्ट के इतिहास का इतिहास पुरुष माना जाता है, यह मिनिस राजा, जिसने उत्तर इजिप्ट और दक्षिण इजिप्ट के राजकीय एकीकरण का कार्य किया था। ये एक्चुअली पॉलिटिकली यूनिफाइड द नॉर्दर्न इजिप्ट एंड द साउदर्न इजिप्ट। क्लियर। तो यही राजा के काल के दौरान, यही राजवंश के समय के दौरान पत्थरों की जो शुरुआत है, पत्थर के शिल्प बनाने की जो शुरुआत है, वह तब से हुई थी। फोर्थ एंड फिफ्थ राजवंश दरमियान शिल्पकला का सर्वोत्तम विकास हुआ। चौथे और पांचवें राजवंश के दरमियान शिल्पकला का बहुत महत्तम विकास होता चला गया। देव देवी और राजाओं की प्रतिमाओं में इजिप्ट की शिल्पकला पूर्ण रूप से विकसित हुई थी। यस, ये लोग छूट से अपने देव देवी और राजाओं के जो शिल्प थे वे बनाते और उच्च कोटि के बनाते, उच्च कक्षा के बनाते। इजिप्ट की कला ग्रीक प्रभाव में आने से अस्त हो गई। क्लियर। उसकी दुर्गति शुरू हो गई जब से वे लोग ग्रीक लोगों के जो है समीप आए, ग्रीक लोगों के साथ इन लोगों का जो घुलना मिलना बढ़ा। वैसे आए तो ग्रीक लोग थे, इजिप्ट वाले तो कहीं नहीं गए, सब नाइल के प्रभाव से खींचकर सब इजिप्ट ही आए थे। इसी की वजह से इन लोगों की जो आगवी शिल्पकला थी उसका अस्त धीरे धीरे होता चला गया। इजिप्ट की प्रजा भास्करीय कला से भी परिचित थी। भास्करीय कला, देखिए, भास्करीय कला विच मीन्स शिल्पकारी मिट्टी या धातु पे। क्लियर। शिल्पकारी ही जो है की जाती है भास्करीय कला में, और नीचे जो बेस रहता है वह एक तो मिट्टी रहती है और उसके अलावा पत्थर भी रह सकते हैं और उसके अलावा धातु भी रह सकते हैं। मिट्टी, धातु और पत्थर। इजिप्ट में भास्करीय कला का विकास हमें ऐतिहासिक युग की शुरुआत पहले राजवंश से मिला है। पिरामिड की दीवारों पर सुशोभन करते थे भास्करियों से। इक्सोस प्रजा के जाने के बाद भास्करीय कला का अच्छा विकास हुआ। जब इक्सोस प्रजा गई इजिप्ट में से, उसके बाद भास्करीय कला जो है वह अपनी पराकाष्ठा तक पहुंची। और इक्सोस प्रजा के जाने के बाद जो शासन आया था वह अब आया था, स्वतंत्र राजाशाही आई थी इजिप्ट में, स्वतंत्र साम्राज्य आया था, स्वतंत्र साम्राज्य, जिसका प्रथम राजा जो था वह था थुतमोस प्रथम, जिसकी बेटी उत्सपुत थी, जिसका जिक्र हमने अपने अगले उपाख्यानों में किया था। यह राजा का रोल जो है वह इजिप्ट के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह जो पूरी बात थी, यह बात तो पूरी शिल्पकला की थी इजिप्ट के संदर्भ में। आगे अगर हम बात करें तो चित्रकला की बात है। देखिए, इजिप्ट में चित्रकला का जो विकास है वो भी कभी भी स्वतंत्र नहीं हुआ, यानी कि स्थापत्य की पूरक कला। चित्रकला का भी शिल्पकला जैसे ही स्थापत्य कला की पूरक जैसे ही विकास हुआ। हीराकोन पोलिस के पास कब्र में से चित्रकला का प्राचीनतम अवशेष हमें प्राप्त हुआ है। यह हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण रहेगा और याद रखना भी हमें चाहिए। हीराकोन पोलिस नामक जगह है और यह जगह के समीप में एक कब्र में से हमें प्राचीनतम चित्रकला के नमूने जो है वह हमें मिले हैं। पहले दो राजवंश के समय चित्रकला के नमूने हमें प्राप्त नहीं हुए, विच मीन्स तीसरे राजवंश से चित्रकला की शुरुआत। चित्रकला की शुरुआत, क्योंकि तीसरे राजवंश के एक राजा की कब्र में से हमें एक चित्र की
एक चित्र का जो है वह पुरावा हमें हासिल हुआ है, एक चित्र का उस समय मिला है, तो हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि पहले दो राजवंशों के समय में चित्रकला का जो है वह आविष्कार या यह जो प्रजा थी वह चित्रकला से परिचित नहीं थी। 18वें राजवंश के राजा के दौरान चित्रकला का उपयोग जो है वह छूट से होने लगा। 18वां राजवंश विच मीन्स थुतमोस फर्स्ट, यही राजवंश जो है इसके समय ही चित्रकला जो है उसका जो प्रभाव है वह अनेक गुना बढ़ा, या उसका उपयोग जो है वह थोड़ा छूट से होने लगा। देखिए हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स है आपको दिखाने के लिए। एक तो मैप है, बाकी के 3 पेंटिंग्स है। मैप जो है वह हीराकोनपोलिस का है। यहाँ हीराकोनपोलिस है, यह नाइल है और नाइल के वेस्ट बैंक क्लियर। यहाँ पे एक कब्र है, यहाँ से हमें प्राचीनतम चित्रकला का अवशेष मिले, और यह प्राचीनतम चित्रकला का अवशेष जो है वह दरअसल तीसरे राजवंश के कब्र में से मिले हैं, राजवंश के कब्र में से। क्लियर। दूसरे जो 3 हमारे पास जो पिक्चर्स है, यह पिक्चर्स पेंटिंग्स के है। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। देखिए तीनों पिक्चर, यह एक्चुअली पिरामिड पेंटिंग है। मैं इस बाजू लिखता हूँ पिरामिड पेंटिंग। देखिए यह देव अनुबीज है, गॉड अनुबीज, जिसका हमने जिक्र किया था जब हम इजिप्ट की देव सृष्टि के बारे में बात कर रहे थे कि यह जो देव है यह मृत्यु के देव है। तो यह मृत्यु के देव मृतात्मा के साथ कुछ करते हुए हमें यहाँ इस चित्र में दिखाई देते हैं। उसके बाद प्रोबेबली यह जो अनुबिस देव है यह मृतात्मा को लेटाता हुआ है, ऐसा हमें लग रहा है। उसके बाद यह दूसरा पेंटिंग है, इसमें 2 फीमेल्स दिखाई गई है और 2 पंखों वाली फीमेल्स दिखाई गई है। तो प्रोबेबली ये भी कोई देवी का चित्र होगा, ऐसा हमें लगता है। और एक के सर के ऊपर एक पक्षी का हेडगेयर है और दूसरी जो देवी है उसके सर के ऊपर कोम्ब है, उसके सर के ऊपर कोई हेडगेयर मौजूद नहीं है, कोई मुकुट मौजूद नहीं है। और जो तीसरा चित्र है वो भी हमें देवी का ही लगता है। एक जो देवी है वह अपने धनुष से शिकार कर रही है पक्षियों का, और इसके एकदम नीचे अपना एक प्रिय प्राणी है वो भी साथ है। देखने से सिंह या वाघ लग रहा है हमें। और इसके सामने भी एक देवी बैठी है जिसके ऊपर स्नेक है। तो संभवतः यह हमें लगता है कि यह बिना गिरजाघर वाली देवी होंगी, जिसका जिक्र हमने किया था, और जिसका जो चिन्ह है वह सरपेंट था और उसका नाम जो है वह वाजत है। ये तो प्रोबेबली यह वाजत देवी होनी चाहिए, ऐसा हमें इस चित्र के ऊपर से लगता है। ये तो दिस आर द सम स्पेसिमेंस। आप लोग गूगल पर जाइए, आपको नंबर ऑफ स्पेसिमेंस मिलेंगे। यहाँ तो क्या है, मुझे आपको 1 या 2 ही दिखाने हैं, तो यहाँ सब लाना उचित नहीं होगा। तो मैं आपको 1 या 2 दिखाऊंगा, फिर आप अपने आप से रिसर्च कर सकते हो। सबके लिए यह जो प्लेटफॉर्म है वह खुला ही रहता है। उसके बाद देखिए लगभग 20वें राजवंश तक यह जो प्रथा है वह चलती रही। क्लियर। अंटिल 20th डायनेस्टी यह जो चित्र की जो कला है वह चलती रही। लकड़े की पट्टी के ऊपर या पेपिरस के ऊपर यहाँ के जो लोग थे शुरुआती चित्र बनाते थे पेपिरस के कैनवास के ऊपर, फिर धीरे धीरे लकड़े के ऊपर बनाने लगे, और उसके बाद जो है उसका जो स्वरूप है वह धीरे धीरे बदलता रहा समय के साथ। 21वें राजवंश के समय जो चित्र थे वे मुख्यतः लकड़ी की पट्टी पर बनाए जाते थे। इस समय चित्रकला के लिए पेपिरस का उपयोग होता था। रोमन आगमन के बाद चित्रकला को अच्छा वेग मिला। यस,
इजिप्ट की एक जो कला थी वह ख़त्म हो गई ग्रीकों के आगमन के द्वारा, और जो एक कला है वह उसको बढ़ावा मिला रोमन लोगों के आगमन के बाद। ईसाई धर्म के प्रभाव की वजह से नई एक चित्र शैली का विकास हुआ, जिसे मैथुन शैली हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में इसे कॉप्टिक शैली कहा जाता है, या कॉप्टिक स्टाइल आप उसे बोल सकते हैं। देखिए कॉप्ट्स, COPTS, देखिए यह एक समूह है, एक आप बोल सकते हो कि एथनो लिंग्विस्टिक एक समूह है जो कि धर्म की दृष्टि से क्रिश्चियन है, और समग्र उत्तर अफ्रीका में यह रहते हैं। ये लोग समग्र उत्तर अफ्रीका में धर्म से क्रिश्चियन है, और इजिप्ट, उत्तर अफ्रीका मतलब इजिप्ट और उसके आसपास के प्रदेश में वे लोग रहते हैं, वे लोग वहाँ जीवन अपना व्यतीत करते हैं। क्लियर? तो इन लोगों के नाम से ही यह जो स्टाइल है वह कॉप्टिक स्टाइल कहलाई, और एकदम थोड़ी डिसेंसी वाली स्टाइल है। हम लोग इसके पिक्चर देखने से ही हमें लगता है कि यह थोड़ा मॉडर्नाइज्ड जो है पेंटिंग है, एकदम बेसिक, एकदम इनिशियल पेंटिंग नहीं है। उसके बाद धातु काम या धातु कला की अगर हम बात करें तो इजिप्ट की प्रजा स्वर्ण, चांदी, कांसू आदि धातु के ऊपर सुंदर कलाकृति का निर्माण करते थे। सबसे उत्तम धातु काम स्वर्ण के ऊपर करते थे। आप देख सकते हो एक मस्तक है किसी सैनिक का, देख के लगता है, जिसने हेडगियर भी पहना है, और उसका जो गला है वो भी एकदम ढका हुआ है। तो ये हम लोग देख सकते हैं, और देखने से हमें स्वर्ण लगता है। चांदी का उपयोग छोटी प्रतिमाओं बनाने के लिए होता था। यस, सिल्वर वॉज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल जो है स्कल्प्टर्स। लोहे का उपयोग सुंदर हथियार बनाने के लिए होता था। लोहे का उपयोग सुंदर हथियार बनाने के लिए, विच मीन्स ये लोग लगभग सभी धातुओं से ये लोग धीरे धीरे परिचित हो चुके थे। कई औजार कांसे के भी बनाए जाते थे, ब्रॉन्ज के औजार भी, कई औजार वे लोग बनाते थे। यहाँ एक दूसरा भी हमारे पास पोर्ट्रेट है। देखिए यह एक कढ़ाई जैसा हमें दिख रहा है, जो कि धातु का है, और उसके ऊपर आप कलाकारी देख सकते हो। ये यहाँ मनुष्य है और यहाँ अन्य तरह की डिजाइन है। तो दिस वॉज द आर्ट विच वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द एंशिएंट इजिप्शियंस। बहुत ही आगे थे और बहुत ही विकसित थे। तुलनात्मक दृष्टि से अगर हम इनके समकालीन सभ्यताओं को तपासें, इनके समकालीन सभ्यताओं की बात करें, तो वे लोग कई गुना उन लोगों से आगे थे और विकसित थे। उसके बाद कांच यानी कि शीशे की बात की गई है। इजिप्ट के लोगों ने शीशे बनाने की कला जो है उसका विकास कर लिया था, यानी कि ये लोग परिचित थे, उसमें कोई हमें शंका नहीं होनी चाहिए। इजिप्ट की प्रजा पत्थरों में से चमकते मोती बीड बना सकते थे, पॉलिश्ड। यह आप स्पेसिमेन देख सकते हो, इतना पॉलिश्ड बीड है, इतना पॉलिश्ड बीड। वो आश्चर्य की बात नहीं है, इतने वर्षों पहले का पॉलिश्ड बीड है, यह बात आश्चर्य की अवश्य है। उसके बाद वे लोग विविध रंगों के शीशे भी तैयार करते थे, तो मिरर्स भी वे लोग तैयार धीरे धीरे करने लगे थे। इस साइड भी हमारे पास थोड़े बीड के स्पेसिमेन है, आप देख सकते हो। दिस इज़ अ कलरफुल स्पेसिमेन। देखिए तो यह जो काम है वह एंशिएंट इजिप्ट वासियों के द्वारा होता था। इतने कलरफुल बीड्स इन लोगों ने बनाए हैं जो आज के दिन भी हमें देखने में अच्छा लगता है। उसके बाद अगर हम बुनाई की बात करें, विच मीन्स वीविंग, तो शुरुआत में इजिप्ट के लोग वनस्पति में सुंदर बारीक कापड़, वनस्पति से है, सुंदर बारीक कापड़ बनाते थे। वनस्पति से ही वे लोग जो है बनाना सीख गए थे। धीरे धीरे वे लोग ऊन
रेशम यानी कि वूल और सिल्क का दोनों का भी उपयोग धीरे धीरे करने लगे समय के चलते। वे लोग बहुत बारीक तरीके से बुनाई करते थे, माइन्यूट। और यहाँ से जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं बुनाई के, वे दरअसल विश्व के बारीकतम बुनाइयों में से एक है। दे आर एक्चुअली वर्ल्ड्स माइन्यूटेस्ट वीविंग, द एविडेंस विच आर फाउंड फ्रॉम द इजिप्ट। उसके बाद इजिप्ट के लोग कापड़ को कच्चे रंगों से रंग देते थे, और यह कच्चे रंग मेनली नेचुरल होते थे। देयर वाज नो केमिकल, नो बुलशिट एट दैट टाइम। तो सभी वस्तु का जो सर्जन होता था वह दरअसल सभी नेचुरल चीज वस्तुओं को मिला के ही इन लोगों के द्वारा सर्जन किया जाता था। समय के चलते ये लोग कशीदाकारी, एम्ब्रॉयडरी से परिचित हो गए, कपड़े पर करने लगे। यस, धीरे धीरे पहले ये लोग प्लेन कपड़े पहनते थे शुरुआती समय में, मगर धीरे धीरे जैसे ही ये लोग थोड़े विकसित होते गए, विकास की ओर बढ़ते गए, समय जैसे जैसे बढ़ता गया, तो वे लोग कशीदाकारी के परिचय में भी आए, और वे लोगों ने कशीदाकारी जो है वह करने की शुरुआत भी कर दी। वे लोग अपने कपड़े पे अब एम्ब्रॉयडरी जो वर्क है वह करने लगे। उसके बाद मिस्र में सुई जो थी उसका जो आविष्कार है वह बहुत देर से हुआ। क्लियर, इन लोगों को सुई के बारे में पता ही नहीं था, और जब तक सुई के बारे में पता नहीं था तब तक सिलाई के बारे में भी नहीं पता था। बट ऑब्वियसली, और जब तक सिलाई के बारे में नहीं पता था तब तक इन लोगों ने कभी भी सिए हुए कपड़े नहीं पहने। इन लोगों ने बिना सिए हुए कपड़े ही पहने, क्योंकि सुई बहुत देर से आई, और जब सुई आई तो वो भी कैसी आई, थोड़ी बड़ी आई अपने आकार में, सुई की बात कर रहा हूँ, और थोड़ी मोटी आई, यानी कि थोड़ी फैट आई। जनरली जो सुई होती है वह एकदम पतली होती है और धारदार होती है। इजिप्ट की जो इनिशियल सुई है, इनिशियल नीडल है, वह थोड़ी सी मोटी थी, लेंथ में तो थी ही, मगर उसके साथ उसकी जो ब्रेथ है वहाँ से भी थोड़ी मोटी थी, यानी कि फैट थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो संगीत कला, देखिए इजिप्ट की जो संगीत कला है उसके बारे में हमें खास माहिती प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि अवशेष जो है वह प्राप्य नहीं है। जितने अवशेष हमें प्राप्ति है उनसे हमें थोड़ी बेसिक माहिती मिलती है, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ कर लेंगे। इजिप्ट के पिरामिड की दीवार पर चित्रों से हमें कुछ विगत प्राप्त होती है। यस, जो कोई भी विगत प्राप्त होती है वह सब पिरामिड के बाहर किए गए जो मुरल पेंटिंग्स है पिरामिड की दीवारों के ऊपर, उसमें जो कोई संगीत के जो वाद्य यंत्र बनाए हैं वहाँ से हमें जो कोई माहिती मिलती है वह मिलती है। अन्य कोई स्रोत से हमें संगीत की माहिती नहीं मिलती है। 18वें राजवंश के दौरान यह संगीत वाद्य समूह में बजाते थे। यस, लोगों का समूह था, और वे लोग ही यह जो पूरा का पूरा जो बैंड होता है वह बैंड के द्वारा यह बजाया जाता था। यह दो प्रकार के संगीत प्रचलित थे, हमें ऐसा लगता है या ऐसा संभव है। दो प्रकार के संगीत थे। एक था संगीत जो था सांप्रदायिक, और जो दूसरा था वह था बिन सांप्रदायिक। देखिए, यह जो सांप्रदायिक था यह गिरजाघरों के अंदर सीमित था। और उसके सामने जो बिन सांप्रदायिक था यह दरअसल फोक था, लोक संगीत था। क्लियर, तो ऐसे हम लोग इजिप्ट के संगीत को दो विभागों में विभाजित कर सकते हैं। एक था सांप्रदायिक और दूसरा था बिन सांप्रदायिक। सांप्रदायिक जो था वह गिरजाघरों तक सीमित था, उसके बाद उसकी कोई जो है उसका उपयोग नहीं था। मगर जो बिन सांप्रदायिक था वो लोगों के द्वारा गाया जाता था, लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जाता था, और उसे फोक म्यूजिक भी हम लोग कह सकते हैं, लोक संगीत भी कह सकते हैं।
धार्मिक संगीत के लिए सिस्ट्रम वादक यंत्र खूब इस्तेमाल होता था। देखिए, सिस्ट्रम एकदम एंशियंट सिंपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जो कि इजिप्ट की प्रजा के द्वारा यूज़ उसका होता था। कुछ नहीं होता था, मेटल का एक रोड होता था और इस रोड का एक जो कॉर्नर है वह हमारे हाथ में रहता था, दूसरे कॉर्नर पे 3 छिद्र किए जाते थे और इन 3 छिद्रों में जो मेटल की जो स्टिक्स होती है वह उसको घुसाया जाता था और छिद्रों के बीच में कद के तफावत से जो जगह रहती थी वह जगह की वजह से एक मधुर ध्वनि उत्पन्न होती थी। जैसे ही हम एक छोर से हम उसको अगर हम हिलाए तो यह जो स्टिक्स थी वह इसमें हिलती थी और इसी की वजह से एक मधुर ध्वनि का सृजन होता था। मुख्यतः यह जो यंत्र था वह गिरजाघरों में धार्मिक संगीत के लिए बहुरूप से यूज़ होता था, बहुरूप से उपयोगी होता था। उसके बाद धार्मिक संगीत में तेखुरिन जैसा अन्य उपकरण, यह उपकरण है, का उपयोग भी लोग करते थे। तंतुवाद्य में सारंगी का उपयोग विशेष प्रमाण में होता था। तंतुवाद्य विच मीन्स स्ट्रिंग्ड। विशेष। उसके बाद बांसुरी का उपयोग भी होता था विच मीन्स फ्लूट, जिसका पिक्चर हमने दिया हुआ है। देखिए, दिस इज अ सीरीज ऑफ फ्लूट, छोटे से लेके बड़ी तक, और अन्य भी हमारे पास प्राचीन फ्लूट के जो है स्पेसिमेन है, एविडेंस है, जिसका भी फोटोग्राफ हमने यहाँ दे रखा है। तो ऐसे कोई यंत्र थे जिसका उपयोग जो है वह प्राचीन इजिप्ट के समय होता था। यहाँ से चर्म वाद्य के कोई अवशेष हमें नहीं मिले। क्लियर, विच मीन्स नो तबला, नो ढोलक, नथिंग जहाँ पे लेदर का यूज़ होता हो, ऐसा कोई संगीत का वाद्य तंत्र हमें इजिप्ट से प्राप्त नहीं हुआ है। तो वे लोग स्ट्रिंग्ड यूज़ करते थे, वे लोग स्ट्रिंग के साथ तेखुरिन के जैसे अन्य जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे उसका उपयोग करते थे, वे लोग सिस्टम का उपयोग करते थे। उसके साथ साथ चर्मवाद्य जो था वे लोग चर्मवाद्य का इस्तेमाल नहीं करते थे। देखिए, यह हमारे पास फोटो है, यह फोटो सिस्टम का है। देखिए, एकदम सिंपल है इंस्ट्रूमेंट, यहाँ से हमें पकड़ना रहेगा और हिलाने की वजह से इसके जो बीच में अंतर है, इसकी जो मोटाई है उसकी और वह जो छिद्र है उसके बीच में जो अंतर है, वह अंतर से जो मधुर ध्वनि है उसका सर्जन होता है इसको हिलाने से। क्लियर। और यह जैसे कि हमने बात की कि इसका जो उपयोग है वह धार्मिक संगीत में बड़ी मात्रा में होता था। क्लियर। तो यह पूरी की पूरी संगीत कला थी। हमने आज के सेशन में 2 मुख्य घटक देखे, शिक्षण व साहित्य देखा और उसके बाद कला व स्थापत्य देखा। शिक्षण व साहित्य में हमने शिक्षण की बात की, साहित्य की बात की, उसमें उपयोग होने वाले साधनों की बात की, उन लोगों के द्वारा उपयोग में ली जाने वाली लिपि की बात की। उसके बाद आगे हमने स्थापत्य की बात की। स्थापत्य में 3 घटकों को देखा, जिन 3 वर्गों में हमने पूरा इजिप्ट का स्थापत्य को विभाजित कर दिया। एक था घर, दूसरा था गिरजाघर और तीसरा बड़ा वाला था जो कि पिरामिड। हमने तीनों घटकों की बात की, तीनों घटकों के जो स्थापत्य के जो एंगल थे उसको देखा और उसमें से जो महत्व की जो माहिती थी उसको निकालने का प्रयास किया। उसके बाद हमने कई सारी कलाएं देखी जो कि स्थापत्य की पूरक भी थी और अन्य जो कलाएं थी जो कि जिसका जो जन्म है वह स्वतंत्र रूप से हुआ था। हमने दोनों कलाओं की बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सुमेर की सभ्यता के बारे में थोड़ा अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। सुमेर की सभ्यता वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यता ही थी। हालांकि इसका जो बैकग्राउंड है वह दरअसल इजिप्ट में थोड़ा सा है। तो हमने इजिप्ट की बात की तो हमारे लिए अब थोड़ा बेहतर रहेगा कि हम सुमेर की सभ्यता को अच्छे रूप से हम लोग समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। एक महत्वपूर्ण बात, इसकी जो
डॉक्यूमेंटेशन है यह लेक्चर्स की, वह आपको एट द एंड ऑफ द एवरी लेक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आप लोग वह डाउनलोड कर लीजिएगा, एकदम फ्री है, और उसमें से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। यह डॉक्यूमेंटेशन जो है वह एकदम परफेक्ट है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, पॉइंट वाइज जो है पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और जैसे ही आपको पता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है या हमारा जो प्रेजेंटेशन है वह एक्चुअली कंपाइलेशन है 3, 4, 5, 6 सोर्सों का, जिसमें से जो महत्वपूर्ण हमें लगे हम लोग आपके पास ले आते हैं आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई सभ्यता के साथ, नए अभ्यास के साथ। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे वॉचिंग ग्रोथ माउंट एजुकेशन।